अभी टॉपिक लिया है आज साउंड का। तो साउंड का ये क्लास 8 का जो सीबीएसई बोर्ड है, एनसीईआरटी का ये टॉपिक है। तो साउंड क्या है? तो साउंड एक प्रकार का वेव है या एनर्जी है जो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में हम साउंड ट्रैवल करता रहता है। कुछ ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें तार है, इसमें ये मेम्ब्रेन है, और इसमें भी क्या है, ये थोड़ा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है, इसमें भी एयर है, तो ये फ्लूट है, तो एयर के साथ चलता है। ये है, ये स्ट्रिंग के साथ चलता है, मेम्ब्रेन के साथ चलता है। और ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार के मेम्ब्रेन एंड प्लस एयर दोनों के साथ ये करता है। उसके बाद हमें ये बर्तन दिया है। तो बर्तन क्या है? अगर बर्तन को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये बर्तन क्या करेगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर हमने यहाँ देखा तो यहाँ क्या है कि एग्जैक्टली अगर हम दो रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, शायद आपको नहीं दिखता रहेगा, हाँ हियर शायद जल्दी दिखेगा। हमने क्या किया है, यहाँ एग्जैक्टली रबर बैंड लिया, रबर बैंड को स्ट्रेच करके अगर हमने उसको वाइब्रेट होने दिया, तो अगर वाइब्रेट होने दिया तो हमें आसानी से साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर हमने उसका वाइब्रेशन अगर रोकने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन रोकने की कोशिश की तो हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब तक वाइब्रेशन है तब तक साउंड सुनाई देगा। वैसे ही अगर मान लीजिए अगर हमने कोई डिश वगैरह रख के अगर उसको स्पून से मारा तो क्या होगा? तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड क्या है? तो जब भी वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करेगा? तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक तारा का ये दिया है पिक्चर। तो अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग को अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने से क्या हो जाएगा? तो साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन ये मंजरा है, तो मंजरा है, इवन ये घटम है, तो ये अगर घटम को अगर बजाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? तो घटम को बजाने से भी हमारा साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इवन अगर हम ये जल तरंग की बात करते हैं तो जल तरंग भी क्या है? तो जल तरंग को अगर हम अलग अलग पानी का सोर्स रख के अगर उसको हिट करने की कोशिश करेंगे तो पानी में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, और वो वाइब्रेशन क्या करेंगे? तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है? हमारा ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स की वजह से लैरिंग्स ये क्या है? हमारा लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स का पिक्चर है। तो लैरिंग्स में क्या होता है कि दो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, वोकल कॉर्ड होती है, और वो क्या होती है कि जब भी उसमें से साउंड एयर पास करती है तो वो क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। इवन जस्ट अ मिनट, मान लीजिए अगर यहाँ एग्जांपल दिया है कि जो साउंड है, तो साउंड क्या है कि अगर हम सही से सुनेंगे तो पानी में से भी ट्रैवल करेगा। वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल दिया है साउंड, अगर मान लीजिए इस लकड़ी में से अगर कुछ साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा तो लकड़ी में से भी साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ भी एक पिक्चर दिया है कि यहाँ भी क्या है कि लकड़ी में से साउंड कैन ट्रांसफर। दूसरा एक पिक्चर दिया है कि साउंड, ये जो रस्सी है, तो रस्सी में से भी साउंड ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब क्या है? साउंड जो है तो एयर से तो ट्रैवल करता है, प्लस सॉलिड से भी करता है, एंड प्लस लिक्विड से भी करता है। ह्यूमन ईयर का पिक्चर दिया है, तो ये जो आउटर ईयर है इसको पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना। और ये क्या है? ये एग्जैक्टली कैनल है, ऑडिटरी कैनल। ऑडिटरी कैनल से ये अंदर जाता है, और अंदर जाके एग्जैक्टली ये जो व्हाइट आपको बोन दिख रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे आपको बोन दिख रहे हैं, तो ये जो बोन है, तो ये बोन ही क्या है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं इनर ईयर पे। ये टिम्पेनम क्या करता है? ये टिम्पेनम के ऊपर साउंड कलेक्ट हो जाता है। टिम्पेनम को हम मिडल ईयर कह सकते हैं। इस मिडल ईयर से ये जो बोन थे, तो ये ईयर के बोन है या ऑसिकल्स है, तो वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? इनर ईयर को वाइब्रेशन देते हैं, और ये वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं? ब्रेन में जाते हैं, और नर्व सिग्नल के थ्रू हमें सुनाई देता है। तो एग्जैक्टली ये ईयर ड्रम का वापस एक फ़ोटो दिया है, और ये इनर ईयर है, ये एग्जैक्टली ईयर ऑसिकल्स है। तो हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से क्या बताने की कोशिश किया है? तो साउंड अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब ये प्रोड्यूस करेंगे, जब हम विसल मारेंगे तो साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमें मेजरली इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या है साउंड? इज अ वेव। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो इट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। तो जब भी वाइब्रेशन किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस में हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। और वेव क्या है? तो वेव इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। तो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड कैरीज एनर्जी। तो एनर्जी क्या कैरी करेगा? डिस्टर्बेंस विदाउट अ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो एग्जैक्टली वेव क्या कहता है? वेव के केस में क्या होता है? जो पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल का एग्जैक्टली नेट मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन एनर्जी जो होते हैं तो एनर्जी का नेट मूवमेंट होता है। और उसका नेट मूवमेंट होने के कारण क्या होता है कि एनर्जी आगे पास ऑन होती है। तो वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो टू एंड फ्रो में हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई तो पार्टिकल है, ये यहाँ तक गया, और यहाँ जाने के बाद ये वापस यहाँ तक गया, तो ये इस मोमेंट को हम क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोमेंट कहेंगे।
ये तो हॉरिजॉन्टल पकड़ा है, तो यही हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। ये पार्टिकल ऊपर तक गया और ऊपर से वापस नीचे तक आया, तो ये भी टू एंड फ्रो का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए हमने पेंडुलम टाइप कोई तो स्ट्रक्चर लिया कि जो ऐसे यहाँ ट्रैवल करके यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते गया, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो ये टू एंड फ्रो का एग्जाम्पल है। तो एक प्रकार का पेंडुलम पकड़ लीजिए, तो पेंडुलम ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का टू एंड फ्रो ही मोमेंट है। जो भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रहेगा तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट रहेगा और मीडियम अवेलेबल रहेगा, दोनों होना चाहिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए और मीडियम भी होना चाहिए जो उसको कैरी कर सके। तो जब भी मीडियम अवेलेबल रहेगा तो साउंड आपको सुनाई देगा ही देगा। तो अगर ह्यूमन ईयर की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में क्या होता है कि जो भी साउंड है, साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स करता है। इन ह्यूमन लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स जो है तो वह साउंड प्रोड्यूस करता है। तो वो कहाँ सिचुएटेड होता है, अपर एंड ऑफ विंड पाइप में सिचुएटेड होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच, उसमें क्या होता है कि टू वोकल कॉर्ड होता है, टू वोकल कॉर्ड एग्जैक्टली उसके ऊपर स्ट्रेच हो रही रहती है वॉइस बॉक्स के ऊपर। इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम, उसमें बहुत छोटी सी गैप होती है, यानी कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा अगर मान लीजिए एकदम क्लोज टू क्लोज अगर मैं तो कुछ मेम्ब्रेन नहीं निकालूँ तो ऐसा समझ लीजिए, तो ऐसी कुछ मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, उसमें हल्का सा गैप है। तो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, तो वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट होने से क्या हो जाएगा, तो साउंड प्रोड्यूस होगा। मसल जो होते हैं उसको वोकल कॉर्ड जो होता है तो वो एक्चुअली मसल से ये रहते हैं, होल्ड रहते हैं। तो मसल्स क्या करते हैं, उसको टाइट भी कर सकते हैं या लूज भी कर सकते हैं। जितना टाइट रहेगा, लूज रहेगा, तो अलग अलग प्रकार की जो आवाज़ें हैं, अलग अलग जो वर्ड्स बोलने हैं, तो हम वो आराम से निकाल सकते हैं। अगर मेन की बात करें तो मेन का जो वोकल कॉर्ड होता है, मेन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm के आसपास होता है। जो 15 जो वुमेन होती है उसका वोकल कॉर्ड 15 mm के आसपास रहता है। वैसे अगर चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन का जो वोकल कॉर्ड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। पुबर्टी वगैरह का टाइम आ जाता है तो चिल्ड्रन का जो भी है धीरे धीरे करके एग्जैक्टली वोकल कॉर्ड, अगर मेल है तो मेल के अराउंड, और अगर फीमेल है तो फीमेल के अराउंड अकॉर्डिंग टू वो चेंज हो जाता है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि हमने क्या देखा है कि अगर साउंड है तो साउंड को कंपलसरी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। यानी कि वाइब्रेशन है बट लेकिन मीडियम नहीं है तो हमें सुनाई नहीं देगा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, तो वैक्यूम में यानी कि मान लीजिए सन पे कुछ हो रहा है या मून पे कुछ हो रहा है या स्पेस पे कुछ हो रहा है तो हमें उसकी आवाज़ें नहीं आती है। तो हमें इसलिए आवाज़ें नहीं आती है क्योंकि उनको मीडियम चाहिए, और मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन, तो जब भी वाइब्रेटिंग अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, अगर इसने वाइब्रेशन से अगर मान लीजिए साउंड प्रोड्यूस किया तो ये क्या जाएगा, सारे डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट करेगा। यानी ऐसा कौन सा भी डायरेक्शन नहीं है जिसमें क्या होगा, साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, तो सारे डायरेक्शन में साउंड अपने आप प्रोपेगेट हो जाएगा। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो यानी कि ये क्या मीडियम है, सॉलिड एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है और गैस मीडियम, तो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो साउंड एक प्रकार का क्या है, मैकेनिकल वेव। तो जब भी हम कोई भी बात सुनते हैं तो हमारे आउटर ईयर में जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। उसके बाद वो फनेल शेप का होता है, उसके बाद वो अंदर जो ऑडिटरी कैनल होता है उसमें वो जाता है, उसका मिडल ईयर कह सकते हैं। उसके बाद वो थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन के पास जाता है जो भी साउंड कलेक्ट किया है, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं। तो जो ईयर ड्रम या टिम्पेनम ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये ईयर ड्रम जो है तो वो क्या होता है, वाइब्रेशन सेंड टू द इनर। तो यहाँ क्या करता है, ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम वो उसकी जो भी वाइब्रेशन किसको देता है, तो ईयर ऑसिकल से, यानी कि ईयर जो बोन से, ईयर बोन को मिलते हैं, वहाँ से जो भी वाइब्रेशन है वो इनर ईयर के पास जाती है, और इनर ईयर क्या करता है, उसको डिकोडिफाई करता है और ब्रेन के पास भेजता है। तो जो भी ब्रेन के पास चला जाएगा तो हमें क्या हो जाता है कि वो डिकोड करने के बाद हमको सुनाई देता है, तो उसको ही हम हियरिंग प्रोसीजर कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, देखिए यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो हम इसको ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। रादर वही यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से पार्टिकल ऊपर गया और वहाँ से नीचे गया, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आप मतलब पेंडुलम जैसा कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, धीरे धीरे करके यहाँ आएगा और यहाँ 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 मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर मान लीजिए टू एंड फ्रो ट्रैवल कर रहा है, एक बार यहाँ ट्रैवल कर रहा है और यहाँ एक बार ट्रैवल कर रहा है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन, तो टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। तो ये जो हमने ऊपर 3 एग्जांपल लिए, ये क्या है, ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है,
तो फ्रीक्वेंसी कैसे हम समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर हमने फ्रीक्वेंसी समझना है तो अगर मान लीजिए ये हमारा कोई तो वेव है, ये क्या है, हमारा वेव है, राइट। तो इसमें एग्जैक्टली कितनी वेव ट्रैवल की एक टाइम पे, मान लीजिए ये 1 यूनिट टाइम में, मान लीजिए एक ये 1 यूनिट टाइम है और 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये अगर हमने मेजर किया तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? ये जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से आपका इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ये जो नीचे का डिस्टेंस है इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये भी क्या हो गया? हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। ये जो टोटल डिस्टेंस है जहाँ से वेव स्टार्ट किया और जहाँ खत्म हो गया, एक कंप्लीट वेव खत्म हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए उतना ही टाइम में, मान लीजिए हमने जो यूनिट डिस्टेंस पकड़ा था उसमें मान लीजिए वेव ने 2 बार कंप्लीट किया उतने ही टाइम पे। तो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ एक वेव कंप्लीट हो गई और यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट वेव हो गई, तो 2 वेव कंप्लीट हो गई। तो यानी कि इस पर्टिकुलर ये जो ऊपर की वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हम कितने पकड़ सकते हैं? तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम पकड़ सकते हैं 1 कैसे? तो इसका फॉर्मूला रहता है ऑसिलेशन पर सेकंड, ऐसे भी कह सकते हैं ऑसिलेशन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो इसमें कितने ऑसिलेशंस हो गए? ये कंप्लीट हो गया और ये दूसरा हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन कितने? 2 सेकंड। मान लो टाइम कितना है? मान लो 1 सेकंड लगा। यहाँ भी मान लीजिए 1 सेकंड लगा। तो यहाँ ऑसिलेशन 1 हो गया, 1/1, तो ये 1 हो गया। तो ये इसका जो वैल्यू है ये 2 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में गिनी जाती है। इसका जो अपर पार्ट होता है वेव का, तो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। इसको बोलते हैं क्रेस्ट। जो लोअर पार्ट रहता है वेव का इसको बोलते हैं ट्रफ। TROUGH। तो इसको हम ट्रफ कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये को क्या हो गया? एक वेवलेंथ हो गया और एक वेवलेंथ हो गया है। तो यानी कि एक वेव कंप्लीट होने में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है तो उसको वेवलेंथ ऐसे कहते हैं, और जो भी मीन पोजीशन ट्रैवल करता है इसको एम्पलीट्यूड ऐसे कहते हैं। और कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी ऐसे कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड क्या होता है इसमें? टाइम पीरियड में द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन पकड़िए, 1 ऑसिलेशन। तो टाइम क्या है? तो सेकंड आएगा। और ये तो क्या नंबर है, तो नंबर का कोई यूनिट नहीं है। तो जो टाइम होता है, तो टाइम का जो यूनिट है वो क्या होता है? सेकंड होता है। पढ़ा, ये हमने लिखा है। तो ये वेव है मान लीजिए, तो एक क्रेस्ट और दूसरा क्रेस्ट में जितना भी गैप है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। जो मीन पोजीशन, इस मीन पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। वैसे ही जो मीन पोजीशन है और लोएस्ट पॉइंट है, मीन पोजीशन से लोएस्ट पॉइंट, इसको भी क्या कहते हैं? तो इसको भी एम्पलीट्यूड ऐसे कहते हैं। जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, राइट। और जो लोअर पार्ट है, तो जो लोअर पार्ट है, तो लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? एक घंटा। जो लोअर पार्ट है तो लोअर पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रफ ऐसे कहते हैं। लोअर पार्ट को ट्रफ कहते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा है शायद। तो ये जो है एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये क्रेस्ट हो गया। और एक कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ ऐसे कहते हैं। अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन इस साइड में जा रहा है, मान लीजिए यहाँ डायरेक्शन है, तो यहाँ अगर डायरेक्शन है, हाँ, वेव का डायरेक्शन इस साइड में, पार्टिकल के ऊपर क्या है? वर्टिकली ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है। और जो ये है डायरेक्शन ऑफ वेव इस साइड में है, डायरेक्शन ऑफ वेव इस साइड में है, और पार्टिकल का मूवमेंट ऊपर नीचे है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गया। ये एक्चुअली जो साउंड वेव होती है वो कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन के थ्रू ट्रैवल करती है। तो ये एग्जैक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? साउंड वेव है। तो साउंड वेव में क्या होता है ना, साउंड वेव में एग्जैक्टली कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन ऐसे करके ट्रैवल करती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जहाँ एग्जैक्टली पार्टिकल मूव कर रहा है वहाँ वेव भी वही मूव कर रही है। तो ये क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। तो जो साउंड वेव की हम बात करें तो ये साउंड वेव की मूवमेंट ऐसी है। उसके बाद ये क्या है कि ये हमने क्या लिखा है यहाँ? लॉन्जिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसफर वेव। तो जो स्प्रिंग होता है, मान लीजिए स्लिंकी जिसको बोलते हैं, तो स्लिंकी का जो भी मूवमेंट है तो वो क्या है? तो ये हमारा लॉन्जिट्यूडिनल वेव। लेकिन अगर आपने हाथ में अगर रोप लेके अगर आपने उसको ये दिया, जर्क दिया, तो ये एग्जैक्टली ऊपर नीचे जाएगा पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये ट्रांसवर्स वेव हो जाएगी। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव ऐसे वाइब्रेट कर रही है हॉरिजॉन्टली,
और पार्टिकल भी हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो जो वेव है तो वेव तो हॉरिजॉन्टली जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ, ये क्या है ट्रांसवर्स वेव, तो प्रोपेगेशन इस साइड एंड पार्टिकल ऊपर नीचे, यहाँ ब्लू में दिखाया है। और अगर लॉन्जिट्यूडिनल की बात करें तो जहाँ प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन है वही क्या है, तो वहाँ भी ऑसिलेटरी डायरेक्शन और पार्टिकल का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर 1 सेकंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऐसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में गिनी जाती है, ऐसा यूनिट है उसका। तो 1 हर्ट्स यानी कि 1 ऑसिलेशन पर 1 सेकंड, इसको ही क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसे कहते हैं। इवन फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला है 1/t, यानी कि पर सेकंड भी कह सकते हैं, तो पर सेकंड भी हम गिन सकते हैं, तो पर सेकंड को ही हम हर्ट्स ऐसे कहते हैं। तो लाउडनेस जो होता है साउंड का, तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एम्पलीट्यूड को तो हम कैपिटल ए से लिखते हैं, राइट। तो ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर लाउडनेस ज़्यादा है यानी कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ज़्यादा है यानी कि साउंड ज़्यादा है। तो देखिए, अगर आपने साउंड को डबल किया, अगर साउंड को डबल किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, यानी कि 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। अगर आपने साउंड को 3 टाइम्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो आपका जो ये है अगर मान लीजिए आपका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड अगर मान लीजिए हमने अगर हमारा एम्पलीट्यूड 2 डबल कर दिया तो हमारा लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और अगर हमारा ये एम्पलीट्यूड अगर 3 टाइम्स किया तो हमारा लाउडनेस क्या हो जाएगा, इधर 4 का फैक्टर से बढ़ जाएगा, इधर 9 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। इफ अगर मान लीजिए लाउडनेस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, या एम्पलीट्यूड बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगा, वैसे ही एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो लाउडनेस भी कम हो जाएगा। तो लाउडनेस किस में गिनते हैं, तो डेसिबल में गिनते हैं। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो साउंडनेस भी कम। मोर द एम्पलीट्यूड मोर द लाउडनेस, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस ज़्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो लेस द एम्पलीट्यूड लेस द लाउडनेस। तो साउंड जो है, तो साउंड जो है हम डेसिबल में गिनते हैं। अगर हम 80 डेसिबल के साउंड में अगर कंटिन्यूसली रह रहे हैं तो हमें कैसे फील होगा, अनईजी फील होगा और वो हमारे लिए नॉइज बन जाएगा। तो 80 डेसिबल के ऊपर कौन से भी साउंड है तो वो फिजिकली हमें पेनफुल देती है और वी फील इट एज अ पेनफुल या एज अ नॉइज। तो नॉइज क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है। तो पिच या श्रीलनेस क्या है, पिच या श्रीलनेस द फ्रीक्वेंसी। तो पिच या श्रीलनेस किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का है तो किस पे डिपेंड रहता है, फ्रीक्वेंसी पे रहता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा पिच ज़्यादा, वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी कम यानी कि उसकी पिच कम होगी। हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड इज द श्रील। तो जो अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो साउंड कैसे रहेगा, श्रील रहेगा एंड उसका पिच भी हायर रहेगा। हायर द पिच हायर द फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं हायर द श्रीलनेस। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कम है तो उसका पिच भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो जनरली जो वुमेन होती है तो वुमेन का जो फ्रीक्वेंसी होता है कंपेयर टू मेन में क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। यानी कि वो क्या करते हैं, कंप्लीट जो उनके साउंड के जो साइकिल है वो ज़्यादा कंप्लीट कर लेते हैं उतने ही टाइम में जितना एक मेन का साउंड साइकिल कंप्लीट कर लेगा। हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या है कि 20 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकता है। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट द साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज। वैसे ही अगर हम मोर देन 20,000 हर्ट्ज की बात करते हैं यानी कि 20 किलो हर्ट्ज के साउंड की बात करते हैं तो भी उस साउंड को भी ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता है। यानी कि वो साउंड ह्यूमन ईयर के लिए क्या है, इनऑडिबल है या ह्यूमन के लिए इनऑडिबल है। ह्यूमन ईयर का जो भी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कुछ एनिमल है कि जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं मोर देन 20,000 और कुछ ऐसे भी है कि जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं लेस देन 20 हर्ट्ज। तो कुछ एनिमल ऐसे भी जो 20 जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से भी कम सुन सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी है कि जो 20 किलो हर्ट्ज से भी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा साउंड भी आसानी से सुन सकते हैं। नॉइज क्या है, तो नॉइज अनप्लीजेंट साउंड है, जो भी आवाज़ हमें सुनने को अच्छा नहीं लगती है तो हम उसको नॉइज कहते हैं। तो म्यूजिकल जो साउंड होते हैं तो वो हमें सुनने के लिए अच्छा लगता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लीजेंट साउंड, या उसको हम म्यूजिकल साउंड ऐसे भी कह सकते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव
या अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट। तो हमारे आजू बाजू अगर कोई एक्सेसिव साउंड है या अनवांटेड साउंड है जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो वो क्या है हमारे लिए नॉइज पोल्यूशन है या नॉइज है। तो क्या क्या सोर्सेस है उसके, तो सोर्सेस है साउंड ऑफ व्हीकल, एक्सप्लोजन, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, मशीन्स, उसके बाद लाउड स्पीकर, किचन अप्लायंसेस, ये एक्सेट्रा, ये क्या है तो साउंड पोल्यूशन के सोर्सेस है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम। ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि लैक ऑफ स्लीप है, आप सो नहीं सकते आसानी से, या प्रॉब्लम हो जाती है आपको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, टेम्पररी या परमानेंट इम्पेयरमेंट भी हो सकता है हियरिंग में, यानी कि आपको सुनाई देने में भी दिक्कत हो सकती है, हियरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो सकती है उसकी वजह से। तो जो ट्रीज़ होती है, तो ट्रीज़ क्या करती है, कट डाउन करती है साउंड को। तो अगर हमें नॉइज़ पोल्यूशन कम करना है तो हमें क्या करना है, आजू बाजू में जो ट्रीज़ है वो ट्रीज़ को प्लांट करने होंगे। और जो भी ऐसी इक्विपमेंट है जो साउंड अगर ज़्यादा दे रही है, तो वो हमें क्या करना है, उनमें साउंड जो है साइलेंसर लगाना है, साउंड अरेस्टर लगाना है, जिससे साउंड पोल्यूशन कम हो। साउंड क्या है, तो साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव यानी ऐसे, यानी कि वेव भी इधर एंड साउंड के पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे, तो ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो एग्जैक्टली जो लॉन्जिट्यूड, ये एक मैकेनिकल वेव है साउंड, विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। तो मैकेनिकल वेव जो ऐसी वेव है कि जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो जो मैकेनिकल वेव होती है दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल वेव होती है ट्रांसवर्स वेव एक होती है, और दूसरी होती है लॉन्जिट्यूडिनल वेव। मान लीजिए आपकी वेव इधर जा रही है, ये आपकी वेव है, और आपका जो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये आपकी हो गई ट्रांसवर्स वेव। वैसे ही अगर आपका मान लीजिए वेव यहाँ जा रहा है एंड इवन पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपकी लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो जाएगी। वेव क्या है, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर रहता है डायरेक्शन ऑफ वेव के। तो यानी कि वेव इस डायरेक्शन में एंड पार्टिकल मोशन इस डायरेक्शन में, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पकड़ लीजिए। तो उसके एग्जांपल है लाइट है, या मैक्सिकन वेव है स्टेडियम में। तो स्टेडियम में जो भी हम मैक्सिकन वेव वगैरह देखते हैं, तो ये क्या है, किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स वेव के है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या है, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव पार्टिकल ऑफ अ मीडियम। तो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम कहाँ ट्रैवल करता है, पार्टिकल ऑफ मीडियम मान लीजिए यहाँ ट्रैवल कर रहा है, और वेव भी आपकी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव कहते हैं। तो जो साउंड होता है, तो साउंड क्या है, तो साउंड एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड जब ट्रैवल करता है तो कैसे करता है, सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन करके चलता है। तो इट इज़ आल्सो अ मैकेनिकल वेव। तो एग्जैक्टली जो साउंड होता है, तो साउंड कौन सा वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन का अगर एग्जांपल देखें, तो यहाँ एग्जैक्टली कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन का ये एग्जांपल है, राइट, कैन यू सी दिस। हाँ, तो ये कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन है। तो ऐसे क्या करती है, तो ऐसे साउंड वेव चलती रहती है। उसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं स्लिंकी। जो स्लिंकी हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो साउंड जो है तो मैकेनिकल वेव है, यानी साउंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव इटसेल्फ इज अ मैकेनिकल वेव। मीडियम क्या है, द मैटर और अ मटेरियल थ्रू विच साउंड प्रोपगेट। तो साउंड जहाँ से भी ट्रैवल करता है या जिसमें से भी पास करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको मीडियम ऐसे कहते हैं। जो मून है, तो मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हम क्या है कि अगर हम वहाँ बात भी करते हैं तो हमें वहाँ सुन नहीं सकते हैं, बिकॉज कि साउंड है। तो साउंड को मूवमेंट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, तो मीडियम चाहिए। तो एग्जैक्टली ये हमने ड्राइंग निकाली है वेव का। तो ये जो अपर पार्ट है इसको क्रेस्ट कहते हैं, लोअर पार्ट है इसको ट्रफ कहते हैं। एक क्रेस्ट टू दूसरा क्रेस्ट का जो भी डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कह सकते हैं, या अदरवाइज ये जो कंप्लीट डिस्टेंस ये है और ये कंप्लीट डिस्टेंस ये है, तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम, वेवलेंथ ऐसे कह सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक तो ऊपर में भी हो सकता है या लोअर में भी हो सकता है, तो ये क्या हमारा एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ अ मीन वैल्यू, ऊपर या नीचे पकड़ लीजिए, तो उसको ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। लार्जर द एम्पलीट्यूड लार्जर द साउंड, यानी कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा उतना साउंड क्या रहेगा, लाउड रहेगा।
पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ये वो टाइम है कि टाइम टेकन फॉर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है तो उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइडेड टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय वन ऑसिलेशन। तो उसको हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/f, या अदरवाइज हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय हर्ट्ज। तो वो भी हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1/सेकंड लिख सकते हैं। तो सेकंड इनवर्स सी क्या है? तो हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो देखिए, ये एक पर्टिकुलर हमने एक यूनिट टाइम लिया, यूनिट डिस्टेंस लिया, और यूनिट डिस्टेंस में हमें इतना ही एक ही वेव कंप्लीट किया, और इसका क्या एम्पलीट्यूड इतना ही है। और इसमें देखिए, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? डबल हो गया। तो अगर इसका मान लिया एम्पलीट्यूड डबल है तो क्या हो जाएगा? उसका लाउडनेस क्या हो जाएगा? 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड ही डबल हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो लाउडनेस क्या हो गया जाएगा? 4 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ नीचे देखते हैं, अगर हमने ये यूनिट डिस्टेंस कवर कर दिया या यूनिट टाइम हमने अगर कंसिडर किया है दोनों जगह में, यहाँ क्या हो गया? एक आधी वेव भी ट्रैवल कर पाई, और यहाँ क्या हो गया कि मान लीजिए 1 2 ऑलमोस्ट 3 मान लीजिए वेव कंप्लीट कर लिए उतने टाइम में। तो ये क्या है? तो ये डीपर पिच है और ये हायर पिच। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना क्या होगा? पिच ज़्यादा रहेगा। जो हमारी सुनने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं? सुनने की क्षमता है, हियरिंग कैपेसिटी, उसको हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। उसको सोनिक रेंज ऐसे भी कह सकते हैं। वो है ह्यूमन के लिए 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड रेंज की बात करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड रेंज, तो ह्यूमन तो सुन नहीं सकता, उसके लिए इनऑडिबल है उसके लिए। तो ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे, बिलो 20 हर्ट्ज। अगर हम अल्ट्रासोनिक रेंज की बात करते हैं, वो भी हमारे लिए, ह्यूमन के लिए इनऑडिबल होती है। तो वो क्या होते हैं? अबाउट 20 किलो हर्ट्ज। तो 20 किलो हर्ट्ज के अबाउ जो भी साउंड का फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? तो वो अल्ट्रासोनिक रेंज में आ जाएगा। लीजिए कोई भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लीजिए सेम साउंड, सेम पिच का साउंड निकल रहा है या सेम लाउडनेस का साउंड निकल रहा है, तो भी हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं क्वालिटी। तो हर एक जो साउंड है, अलग अलग जो भी सोर्स से निकला हुआ जो साउंड है, इवन सेम सोर्स से भी निकला हुआ साउंड है, तो उसकी क्वालिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो अलग अलग क्वालिटी जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो आसानी से डिटेक्ट करके डिफरेंशिएट कर सकता है। तो उसको ही क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ द साउंड।